So in the last class we had what does synchronization means. If we have a program, okay, it is using some memory space, it is using some memory space and it has multiple threads, it has multiple threads like T1, T2, T3, T4, like that. So these all thread will be using the same work, same memory space or the same resource. Okay, so to avoid the conflict or to avoid a situation where it is desirable to access shared resource by one thread at a time, what does it mean? That a thread share same memory or resource, but there are some situations where it is desired that only one thread at a time should access the resource. Why I am writing here? मैं ये बात बोलकर भी समझा सकता था, बट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जब मैं शेयर करूँ आप लोगों से तो आप लोगों के पास थोड़ा कंटेंट हो कि आज क्या क्लास में बताया गया, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा सिचुएशन आता है कि हम चाहते हैं कि जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, ऐसी चीज़ें जो मल्टीपल थ्रेड शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एट ए टाइम कोई एक ही उसको शेयर करे। देखिए एक बड़ा लेमन सा कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ, शायद इस चीज़ से आप सिंक्रोनाइजेशन को इजीली समझ पाएँ। एग्जांपल क्या है अपना, someone wants to join. So the example is, suppose we have a printer, okay, we have a printer and we have two documents. Suppose document 1 and we have another document is document 2. There is something written here, okay, like A, B, C, like something it is written here. Here also something has been written. This two document and this is the printer, okay, it is printing the document and these two document required to be printed on with the help of same printer. This is P1, ओके। सो अब इसको समझिए, अगर कमांड दिया गया है डॉक वन जो है डॉक वन को प्रिंट करने का कमांड दिया गया, एक थ्रेड जो है वो डॉक्यूमेंट वन को प्रिंट करेगा और एक थ्रेड जो है वो डॉक्यूमेंट टू को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में स्विचिंग होती रहे, ठीक है, पहले T1 ने जो है वो कुछ प्रिंट किया, फिर T2 ने कुछ प्रिंट किया, फिर T1 की बारी आई, T1 ने प्रिंट किया, T2 ने प्रिंट किया। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएंगे। यानी जब पेपर्स कलेक्ट किए जाएंगे, प्रिंटेड पेपर जब कलेक्ट किए जाएंगे तो उनमें क्या होगा, कुछ पार्ट तो डॉक्यूमेंट 1 का रहेगा और कुछ पार्ट रहेगा डॉक्यूमेंट 2 का, ठीक है। तो क्या ये एक वैलिड प्रिंटिंग हुई? जो प्रिंट कर रहा है पेपर्स को उसे तो इस तरह से नहीं चाहिए, उसे तो चाहिए कि एक बार में मेरे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ प्रिंट होकर मुझे मिले और उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 सारे एक साथ प्रिंट होकर मिले। तो ये प्रोसेस जहां हम ये अलाउ करते हैं कि पहले एक प्रोसेस जब तक इसकी कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा प्रोसेस जो है वो इसको एक्सेस ना कर पाए। यानी कि P1 को अगर थ्रेड 1 मेरा एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे T2 को अलाउड नहीं हो यूज करना, ठीक है। तो इस ये चीज़ें जो है वो सिंक्रोनाइजेशन से ही पॉसिबल है,
ठीक है, ये चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं ये तो लेमन लैंग्वेज में था। जावा के टर्मिनोलॉजी में कहा गया है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह से होता है ना कि अगर मेरा एक क्लास है, सपोज क्लास ए है मेरा, ठीक है, इसके अंदर कोई मेथड है मेरा अगर प्रिंट, ठीक है, यहाँ आपने प्रिंट के लिए कुछ काम लिख रखा है, ये मेरा क्लास है। तो जब मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो मैं इस मेथड को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट जावा में ये कहता है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अभी थ्योरेटिकली ये समझिए कि मैंने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं कोई मेथड एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेथड एट ए टाइम कोई एक ही थ्रेड एक्सेस करे, ठीक है, तो उसके लिए जावा में है कंसेप्ट लॉक का। ठीक है, लॉक का कंसेप्ट क्या कहता है जावा में? लॉक का कंसेप्ट कहता है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मेथड है, ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है। अब मेरा थ्रेड आया 1, ये क्या करेगा, ये एक्सेस करना चाहता है, इस m1 मेथड को कॉल करना चाहता है। ठीक है, तो अगर ये मेरा सिंक्रोनाइज है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन दो तरह से की जाती है जावा में, सिंक्रोनाइजेशन दो तरीके से की जाती है। ठीक है, एक तो हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करें, और एक सम लाइंस ऑफ कोड यानी ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग सिंक्रोनाइज करें। ठीक है, तो अगर ये मेरा सिंक्रोनाइज मेथड है, ये T1 इसको एक्सेस करना चाहता है, तो इसको एक्सेस करने के पहले T1 को L यानी कि ये लॉक चाहिए होगा। इसे लॉक भी कहते हैं, इसे मॉनिटर भी कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक लॉक एसोसिएटेड होता है। अगर इस थ्रेड 1 को ये M1 मेथड कॉल करना है, तो इसे पहले ये लॉक चाहिए होगा। जब इसका टाइम फिनिश हो जाएगा लॉकिंग का, तो ये क्या करेगा, वापस लॉक इसने एक्सेस किया, जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये लॉक रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट के पास। उसके बाद T2 आएगा, ठीक है, और T2 जो है फिर उसे फिर से अगर T2 को एक्सेस करना हो सेम मेथड, तो इसे ये लॉक चाहिए होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लॉक के बगैर नहीं कर सकता है, तो जब T1 थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था M1 को, तो लॉक उसे मिल गया, यानी लॉक ऑब्जेक्ट के पास नहीं रहा, T1 के पास आ गया। तो जब तक T1 जो है रिटर्न नहीं करेगा उस लॉक को ऑब्जेक्ट को, तब तक T2 जो है वो M1 को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये जो इतनी ये जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, ये सब इनका बेसिकली कंसेप्ट यही है कि को कोई रिसोर्स जो शेयर्ड हो रहा है, व्हाट वी वांट कि एट ए टाइम एक थ्रेड उसको एक्सेस करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका एग्जांपल जैसे दिया कि अगर मेरे दो डॉक्यूमेंट सेम प्रिंटर पे प्रिंट हो रहे हैं, अगर दोनों वन बाय वन जो है, मतलब एक कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा उसमें इंटरप्ट कर दे, इंटर कर जाए उसमें, तो दोनों का पेपर प्रिंटिंग होने शुरू हो जाएंगे, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे पेपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि जावा ने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने यहाँ लॉक का कंसेप्ट लाया। लॉक क्या कहता है कि अगर मेरे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, समझिएगा ध्यान से इसको, अपने माइंड में सोचने की कोशिश कीजिएगा। मेरा एक क्लास है, उसका मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? जहाँ तक मुझे पता है क्लास कंसेप्ट आपको बेसिक जावा में बताया गया है, इज इट? क्लास कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट बनाने का, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल करने का? यस सर। ठीक है, तो समझिए कि अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का मैंने, उसके थ्रू मैं कोई मेथड कॉल करना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मेथड मेरा जो है एक बार में कोई एक थ्रेड कॉल करे। जब वो थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर ले, तब मेरे दूसरे थ्रेड को चांस मिले। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने की है कि सिंक्रोनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जावा ने दो काम किए। पहला क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट क्लास का, हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज अभी जो हम लोगों ने देखा था ऊपर, मान लिया ये मेरा क्लास है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर क्लास है, और क्लास में मैं, ये ए है, इसका मैंने बनाया ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू ए, ठीक है, और मैंने बनाया ए का ही एक और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2
ठीक है। तो अगर ये थ्रेड की तरह वर्क करे तो मेरा एट ए टाइम इस मेथड को, प्रिंट मेथड को, जब ऑब्जेक्ट वन एक्सेस कर रहा हो तो इंटरनली जो है वो जेवीएम क्या करे कि इसको एक्सेस करने ना दे इस प्रिंट मेथड को। ठीक है। तो इंटरनली तो ये लॉक का कंसेप्ट मैनेज कर रहा है, और प्रोग्रामेटिकली क्या किया है, इसने एक कीवर्ड यूज किया है जावा में। एक कीवर्ड आपको दिया है डेवलपर को, उस कीवर्ड का नाम है सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज ये कीवर्ड, इस कीवर्ड का यूज करके आप जो है अपने प्रोग्राम को थ्रेड सेफ बता सकते हैं। ठीक है, थ्रेड सेफ बना सकते हैं। अब ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड कहाँ यूज होता है? एक तो यूज होता है कि मैं इस मेथड के आगे यूज कर दूं। मेथड का जब मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड सिंक्रोनाइज्ड इस तरह से कर लूँ। ठीक है, सिंक्रोनाइज वॉइड ऐसे करके, सिंक्रोनाइज थोड़ा स्पेस कम है, या तो मैं सिंक्रोनाइज यहाँ यूज कर लूँ, यानी मेथड के साथ, थोड़ा सा यहाँ छोटा हो गया, यहाँ पे कर देते हैं। मान लो यहाँ पे मेरा अगर कोई एक प्रिंट मेथड है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ कोई प्रिंट मेथड है, ओके, सो टू सिंक्रोनाइज दिस मेथड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट माई कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न टाइप है, तो ये कर देंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों का पूरा मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यानी अब अगर कोई थ्रेड, दो थ्रेड है मेरे पास, ये जैसे ही इसको एक्सेस करना चाहेगा, इसको लॉक मिल जाएगा। ठीक है, इसने सारा प्रोसेस अपना जो भी कंप्लीट करना है कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये लॉक रिटर्न हो जाएगा वापस ऑब्जेक्ट के पास। फिर टी2 आएगा, पहले ये लॉक लेगा, लॉक लेने के बाद फिर वापस इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, ये तो हुआ कि मेथड को, मेथड के आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, और दूसरा है कि इस मेथड के अंदर अगर ब्लॉक ऑफ कोड है और हम चाह रहे हैं कि पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतने पार्ट ऑफ कोड को करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगा देंगे, सिंक्रोनाइज एंड देन ब्लॉक। जितने लाइन को करना है उसको ब्लॉक में कर देंगे, यानी कि सिंक्रोनाइज लिखकर ब्लॉक बनाएंगे, और उसके बाद जितने भी आपके कोड्स हैं आप उसको सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर कर देंगे। यस, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आई थिंक, बताइए। ठीक है, ये अभी तक पहले इतना समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्टूडेंट्स, आप इतना समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, यस। ओके। तो ये देखिए थ्योरी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकली मुझे मुझे अगर प्रैक्टिकली जो है वो, और इसमें एक दो डीप कंसेप्ट्स हैं, वो आप लोगों के लेवल पे नहीं है, बट जब पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट को भी पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग एक इसका सिंक्रोनाइज का जो है एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ अपना कंप्लीट स्क्रीन। ठीक है, समझिए फिर से, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है इस क्लास का, तो सेम और दोनों ये ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया गया है दोनों थ्रेड में एज ए पैरामीटर। तो जाहिर सी बात है दोनों थ्रेड के पास जो है वो सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आया है। यानी जो ये मेथड जो है, जिस जो थ्रेड वन कॉल कर रहा है, सेम मेथड जो है, सेम रेफरेंस, चूंकि रेफरेंस ही कॉमन है दोनों में, तो सेम जो है वो इसके थ्रू भी कॉल होगा। ठीक है, अब इसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग रन करते हैं तो हम लोगों को क्या आउटपुट मिलता है। पहले थोड़ा आउटपुट समझते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं,
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ सिंक्रोनाइज मेथड ये यूज़ नहीं करते हैं पहले, और तब इसको रन करने की अगर कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए ये डिस्टॉर्ट हो गया। क्यों डिस्टॉर्ट हो गया? क्योंकि जैसे ही ये थ्रेड एक्सेस हुआ, उसके बाद कंट्रोल जो है वो दूसरे थ्रेड के पास गया। ठीक है, और इस तरह सिंक्रोनाइज नहीं रहने के कारण जो है इसने इस तरह का शेप प्रिंट किया है। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए था। अब इसका आउटपुट जो है ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का आएगा। ठीक है, कभी ये सिंक में भी हो सकता है, कभी ये अनसिंक में भी हो सकता है, देख रहे हैं आप? ठीक है, यहाँ देखिए, कभी ये सिंक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमेशा जो है आउटपुट डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर आप सिंक्रोनाइज यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप सिंक्रोनाइज यूज कर लेते हैं, तो ये हमेशा होगा कि आपका फर्स्ट मेथड पहले कॉल होगा और उसके बाद सेकंड मेथड कॉल होगा, या फिर सेकंड मेथड पहले कॉल होगा, कंप्लीट होने के बाद फिर फर्स्ट मेथड कॉल होगा। ठीक है, डिस्टॉर्ट शेप नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये था सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मल्टीपल मेथड्स हैं ना, ठीक है, वो अगर शेयर्ड हो रहे हैं, कॉमन यूज हो रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि एक अपना काम कंप्लीट करे, उसके बाद ही दूसरे प्रोसेस में आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ें और समझाना चाहूँगा। देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा डीप है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मे भी अगर आप लोगों में से पहले से कोई जानते हैं तो अच्छी चीज़ है, समझिएगा यहाँ पे। अगर देखिए लॉक जो है वो दो लेवल पे लगते हैं, समझिए। ठीक है, ये फ्रेशर से एक लेवल ऊपर है, बट समझ लीजिए इसको। ठीक है, दो तरह के लॉक लगते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल का लॉक, और एक होता है आपका क्लास लेवल का लॉक। ठीक है, अब ये बात बताइए, स्टैटिक मेथड आप लोगों ने पढ़ रखा है? क्या आप लोगों ने स्टैटिक मेथड पढ़ा है? हेलो स्टूडेंट्स, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बताइए। नो सर। स्टैटिक मेथड नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए दो चीज़ें होती है। अगर मेरा कोई क्लास है, ठीक है, सपोज क्लास ए, तो इसके अंदर दो तरह के मेथड हो सकते हैं। एक तो स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक, सपोज वाइड मेथड वन, ठीक है, और दूसरा हो सकता है सिंपली वाइड M2। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा कहलाता है क्लास लेवल का मेथड। ये हो गया मेरा क्लास लेवल का मेथड। और ये मेरा होता है ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टांस लेवल का मेथड। इंस्टेंस लेवल का मेथड होता है ये। दोनों में डिफरेंस क्या है मालिनी? अगर सर। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में मेथड को सिंक्रोनाइज बनाया है, मतलब ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि ये फास्ट हम्म। होगा कि स्लो होगा। ठीक है, अगर मेरा कोई सिंक्रोनाइज मेथड है या सिंक्रोनाइज का कंसेप्ट मैंने यूज किया है, तो मेरा प्रोग्राम फास्ट होगा या स्लो होगा? सर स्लो होगा। गुड, स्लो ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मेरे पास मल्टीपल थ्रेड हैं, तो वो जब चाहे तब जिस भी मेथड को चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, सिंक्रोनाइज लग जाने की वजह से अगर कोई एक मेथड एक्सेस कर रहा है, तो ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, और जब ये कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क, तभी T2 को टाइम मिलेगा। जब T2 का टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब T3 का मिलेगा। ठीक है, ये ठीक था, सही जवाब था ये। तो लॉक समझ में आया कि लॉक दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल का लॉक, क्लास लेवल का लॉक। अगर एक ऑब्जेक्ट का लॉक किसी एक थ्रेड के पास आ गया, तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड है उन सबको एक्सेस करने की पावर रखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है कि मीन्स अगर मेरा कोई घर है, ठीक है, इसको अगर आप ऑब्जेक्ट मान लें, ठीक है, तो इस घर के बाहर जो है एक लॉक लगा हुआ,
अब कोई भी थ्रेड अगर इंटर करना चाहेगा इस घर में, तो पहले उसे इस लॉक को एक्वायर करना पड़ेगा, यानी लॉक ओपन करना पड़ेगा। और जब तक ये थ्रेड इस घर के अंदर है, तब तक दूसरा थ्रेड जो है वो इसमें इंटर नहीं कर सकता। जब ये थ्रेड T1 जो है अपना काम करके ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा, तब जो है वो T2 इंटर करेगा। और बेसिकली ये लॉक क्या करेगा, T1 भी जब रिटर्न होगा तो लॉक को रिलीज कर देगा, मतलब लॉक यही छोड़ देगा, या मेन गेट पे कह लीजिए इसको। जब T2 जाएगा तो इस लॉक को एक्वायर करेगा, फिर इस घर में जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से, ये घर जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं उसको T1 जब एक्सेस करेगा तो उसको लॉक चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा लॉक्ड है। ठीक है, मालिनी समझ में आया कुछ? Yes, sir. Now it's clear. वैसे एग्जाम में देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, अगर सिंक्रोनाइज से मैं बता देता हूँ, अगर कभी आता भी है। सबसे पहले तो सिंक्रोनाइज करता क्या है? तो सिंक्रोनाइज बेसिक क्या क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई शेयर्ड रिसोर्स है, तो इट इंश्योर्स कि ओनली वन थ्रेड कैन यूज दैट रिसोर्स एट ए टाइम। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर सॉरी, इसके लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, या जावा ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है, क्या कीवर्ड यूज करते हैं? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करते हैं, लॉक का कंसेप्ट यूज किया गया है। सिंक्रोनाइज कैसे यूज करते हैं? तो सिंक्रोनाइज दो तरीके से यूज करते हैं, मेथड के साथ या ब्लॉक ऑफ कोड के साथ। मेथड के साथ अगर करते हैं तो मेथड के आगे जो है आप लगा देते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड। और अगर आप मेथड के साथ यूज नहीं करके ब्लॉक ऑफ कोड के साथ यूज करते हैं, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर जो है वो सिंक्रोनाइज लगा दिया जाता है। ठीक है, या तो मेथड के आगे लगाइए या फिर ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब विद इन मिडिल ब्रैकेट, कर्ली मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो है जो भी लिखा जाए, किसी मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे इसे ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो या तो आप यहाँ सिंक्रोनाइज लगाइए, या जो मेथड है आप मेथड के पास लगाइए। ठीक है, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मेरे क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल सिंक्रोनाइज मेथड हैं, और किसी एक थ्रेड को लॉक मिल गया, तो वो सारे एक्सेस कर सकता है या कोई एक? तो सारे कर सकता है। जिसको लॉक मिल गया वो सारे रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। जो नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है उनके लिए क्या है यहाँ पे कंसेप्ट? नॉन सिंक्रोनाइज मेथड के लिए कंसेप्ट ये है कि उनको कोई भी थ्रेड एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइज मेथड के लिए लॉक की जरूरत नहीं है। लॉक इज ऑलवेज रिलेटेड विथ सिंक्रोनाइजेशन। जहाँ सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है, वहाँ लॉक की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जो है, सॉरी, वहाँ पर जो है आपका नॉर्मल कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज जो है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में आता है, बट समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे जाके मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट आपको यूज करने ही रहेंगे अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ कहीं भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये थ्रेड का शेड्यूलर जो है, थ्रेड शेड्यूलर के बारे में थोड़ी जानकारी है आप लोग? आज लास्ट क्लास है मल्टी थ्रेडिंग का, 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर के बारे में किसी को आइडिया है? थ्रेड शेड्यूलर के बारे में किसी को आइडिया है? कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, शेड्यूलर का मतलब क्या हो गया, वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। जो शेड्यूल करने का काम कर रहा है किसी प्रोसेस को। ठीक है, तो हम लोग किस टॉपिक में है? मल्टी थ्रेडिंग। इसका मतलब मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं। तो इनको एग्जीक्यूशन को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करने का जो काम करता है उसे कहते हैं थ्रेड शेड्यूलर। ठीक है, और थ्रेड शेड्यूलर किस पे डिपेंड करता है? जेवीएम के इम्प्लीमेंटेशन पे। और जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन किस पे डिपेंड करता है? प्लेटफॉर्म पे। विंडोज के लिए अलग हो सकता है, लिनक्स के लिए अलग हो सकता है, और हो सकता है क्या है, और मैक के लिए अलग है। ठीक है, तो जेवीएम अब जो शेड्यूलिंग कर रहा है, तो शेड्यूलर में यहाँ पे बेसिकली ये है कि ये स्विचिंग कैसे कर रहा है, मतलब कैसे ये डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड रन होना चाहिए। अगर मेरे पास थ्रेड शेड्यूलर है, ठीक है, इसके पास एकाएक T1 T2 इस तरह से 10 थ्रेड आ गए।
अब ये ऐसे तो नहीं करेगा कि जाओ सब एक साथ एक्सेस कर लो, सारा स्टेट ही गड़बड़ हो जाएगा, जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो जेवीएम ने क्या किया है कि इसको दो थ्योरी दी है, बेसिकली दो रास्ते दिए हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स आए तो आप क्या करोगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, इसको कहते हैं प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग। प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शेड्यूलर। शेड्यूलर के पास क्या प्रॉब्लम है कि अगर मल्टीपल थ्रेड आ गए तो किसको चांस देना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन। इसको राउंड रॉबिन भी कहते हैं और इसको टाइम स्लाइस्ड भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया कि हम क्यों थ्रेड शेड्यूलर पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर थ्रेड शेड्यूलर के पास मल्टीपल थ्रेड आ गए तो वो उनको कैसे चांस देगा। दो तरीके हैं, प्रिम्पटिव, राउंड रॉबिन। अगर मेरा दो थ्रेड है T1 T2, इसका प्रायोरिटी है 5, इसका प्रायोरिटी है 7, तो पहला क्यू में इसको रखा जाएगा कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा। फिर देखेंगे कि T3 का क्या है, T3 का अगर 8 है तो इसको भी क्यू में डाउन करके इसको अप कर दिया जाएगा। अगला T4 है, T4 का अगर मान लो 5 ही मिला है, ठीक है, तो फिर इसको कहाँ रखा जाएगा, 7 के भी नीचे वाले में। ये हुआ प्रिम्पटिव, मतलब एक से दूसरे को प्रिम्प्ट करना। और राउंड रॉबिन में क्या करेगा, ये T1 है, T2 है, T3 है, T10 है। किसी को आइडिया है राउंड रॉबिन क्या करेगा? राउंड रॉबिन या टाइम स्लाइस क्या करेगा? टाइम Sir, क्वांटिटी sir, में डिपेंड करता है। sir. बिल्कुल परफेक्ट। हर एक थ्रेड को इक्वल क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है ये कर देगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, सपोज 1 सेकंड इसको 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 इस तरह से करते हुए यहाँ तक 1 सेकंड दे दिया। अब मुझे एक चीज़ बताना आप लोग कि T1 का चांस आया, इट इज़ रनिंग। T2 का चांस आया तो ये रनिंग मोड में पहले इंटर करेगा या फिर रनेबल मोड में इंटर करेगा। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड रनेबल। तो आप बताइए कि अगर T2 को चांस मिला T1 का चांस कंप्लीट होने के बाद, तो T2 रनिंग मोड में आएगा पहले या रनेबल मोड में आएगा पहले? sir, runnable mode में। रनेबल में सर। गुड। और क्या यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये रनेबल से ही इसका टाइम खत्म हो जाए और फिर T3 को टाइम मिल जाए? रनेबल से रनिंग में जाए ही नहीं। हाँ यस सर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये रनेबल स्टेट में ही जो है, जब तक इसको रनिंग मोड में ना आए, ये पॉसिबिलिटी है कि ये T3 को मौका मिल जाए। इसके साथ भी फिर यही होगा। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज़ याद रखना है। जैसे ही आए एक क्वेश्चन, जैसे ही आपके सामने आए थ्रेड शेड्यूलर, बस याद रखना है प्रिम्पटिव एंड राउंड रॉबिन। और इनका इम्प्लीमेंटेशन किस पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम प्रिम्पटिव को यूज करेगा कि राउंड रॉबिन। यह यूज करेगा कि आपके सिस्टम में जेवीएम कौन सा है, जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। और जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन किस पर डिपेंड करता है कि आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं कि लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, बस ये इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी इधर आपके कंसेप्ट ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब अगर कोई थ्रेड जो है वो मेरा रनिंग में है या नहीं, ये मैं कैसे पता करूंगा? एक मेथड है इज अलाइव। ठीक है, अगर आप इज अलाइव मेथड कॉल करते हैं किसी थ्रेड के साथ, ठीक है, तो अगर ये डेड स्टेट में नहीं है, मतलब इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये डेड स्टेट में नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए उनको मैं लिख देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट मेथड्स आपने अभी पढ़ा है। सबसे पहला तो एक था आपका स्टार्ट मेथड, जो इंटरनली क्या कॉल करता है, रन मेथड को कॉल करता है। उसके बाद आता है रन मेथड। रन मेथड क्या है? रन मेथड के अंदर आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसे थ्रेड एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था स्लीप मेथड। स्लीप मेथड क्या करता है?
इसके अंदर जो आप मिली सेकेंड पास करते हैं उतने देर तक थ्रेड जो है वो वेट करता है। ठीक है। सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी बेसिकली क्या करता है, आपके प्रायोरिटी को सेट करने का काम करता है। प्रायोरिटी का रेंज क्या है, फ्रॉम 1 to 10, 1, 5, 10। 1 क्या हो गया, मीन, 5 हो गया नॉर्म, 10 हो गया आपका मैक्स। इसके बाद और क्या था, गेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, गेट प्रायोरिटी मेथड हो गया। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है और वेट एंड नोटिफाई। या नोटिफाई ऑल। समझिएगा वेट एंड नोटिफाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सपोज मेरा एक थ्रेड रन कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा थ्रेड भी रन कर रहा है। थ्रेड T1 जो है वो अपना काम कर रहा है, इसने कोई काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इसको कुछ ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत है जो T2 के पास है। तो इसने क्या किया कि वेट मेथड कॉल कर लिया। वेट मेथड जैसे ही कॉल किया, ये थोड़ी देर के लिए जो है ये चला गया वेटिंग स्टेट में, ब्लॉक्ड स्टेट में, डेड नहीं गया, वेटिंग स्टेट में गया। तो जैसे ये वेटिंग स्टेट में गया, शेड्यूलर ने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। इसने अपना काम कर लिया। अब इसका काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अब एक मेथड कॉल करेगा नोटिफाई या नोटिफाई ऑल। ठीक है, तो नोटिफाई ऑल जैसे ही करेगा तो अब जो है शेड्यूलर क्या करेगा, इसको इन्फॉर्म करेगा कि नोटिफाई ऑल जैसे ही कॉल हुआ तो जितने भी थ्रेड वेटिंग स्टेट में वो सारे अब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली वेट मेथड हो गया कि अगर मैं किसी थ्रेड पे वेट मेथड कॉल कर रहा हूँ तो ये ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, वेटिंग मोड में चला जाएगा। जब तक, कब तक चला जाएगा, जब तक शेड्यूलर के पास थ्रेड, कोई दूसरा थ्रेड जो है वो नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड कॉल नहीं करता है। ठीक है, ये हुआ मेरा वेट एंड नोटिफाई के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम Excuse भी। me, sir. यस, बताइए मालिनी। सर ये नोटिफाई ऑल वाला जो मेथड है, ये हम्म बेसिकली वो मेथड कॉल करता है जो रन हो रहा है। नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि सपोज, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। कॉल, हाँ, क्या हुआ, हाँ, हेलो, यस सर। हेलो, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, क्या कह रहे थे कि नोटिफाई कौन कॉल कर रहा है, ये कह रहे हैं। यस सर। हाँ, देखिए समझिए इस चीज़ को। नोटिफाई जो है ना, सपोज कि, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अंदर दो मेथड है, मेथड M1, या इसको मान लेता हूँ मैं इनपुट, और इसको मैं मान लेता हूँ आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट की डिपेंडेंसी किस पर है, इस पर है। ठीक है, कि इनपुट मिला है कि नहीं। तो उस केस में सपोज मेरे पास दो थ्रेड हैं T1 और T2। अब T1 ने क्या किया कि इनपुट मेथड कॉल किया, इनपुट मेथड में इसने देखा, सॉरी, आउटपुट मेथड कॉल किया। इसने देखा कि अभी तक मेरे वेरिएबल में कोई इनपुट तो है नहीं, वैल्यू 0 है, तो ये चला जाएगा वेट स्टेट में। ठीक है, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा।
और थ्रेड T2 फिर क्या एक्सेस कर रहा है, ये कर रहा है कॉल इनपुट मेथड को, और दोनों सेम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। सपोज i इक्वल्स 0 है, इसने चेक किया कि i की वैल्यू अगर 0 है मेरी, तो मुझे वेट करना है जब तक कि मुझे नोटिफाई ना आए, ठीक है, नोटिफाई का फ्लैग ना सेट हो, ठीक है। T2 ने इनपुट करने के केस में इनपुट हुआ वैल्यू, जो भी वैल्यू इनपुट हुई, सपोज 10 हुआ, इसने इसकी वैल्यू सेट की और इमीडिएटली नोटिफाई मेथड कॉल कर दिया, ठीक है। सेकंड थ्रेड ने, जो थ्रेड वेटिंग में है वो खुद नहीं करेगा, या फिर ये भी लगा सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर वेट लगा देंगे और कभी किसी दूसरे थ्रेड ने नोटिफाई किया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए चला जाएगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इन दैट केस भी बता रहे हैं कि जनरली जिसके लिए वेट कर रहा है, उसने जैसे ही नोटिफाई कॉल किया, चाहे वो दूसरा थ्रेड ही क्यों ना हो, ये तुरंत एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। फिर से समझिएगा, मान ली अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब वो किसी दूसरे थ्रेड से, या उसको कुछ इनपुट रिक्वायर्ड है, तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और आइडल हो जाएगा। अब उस थ्रेड का काम खत्म, अब उसको जगाने का काम शेड्यूलर का है, ठीक है। अब T2 एक और थ्रेड आया, और जिस वेरिएबल के लिए T1 वेट कर रहा था, T2 ने उसमें कुछ वैल्यू सेट कर दी थ्रेड शेड्यूलर ने, और अगला स्टेटमेंट वैल्यू सेट करने के बाद उसने कर दिया नोटिफाई। तो जैसे ही नोटिफाई मेथड कॉल हुआ, अब थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, T1 को इन्फॉर्म कर देगा कि नोटिफाई मेथड कॉल हुआ, तो T1 फिर फर्दर ब्लॉक स्टेट से वापस रनेबल या रनिंग स्टेट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस सर। क्या समझे, मुझे ये बताइए आप, समझ में आया या ऐसे ही बोल दिया खाली? नहीं सर, आ गया। देखो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जिसके कंसेप्ट हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। रियल लाइफ का मतलब हो गया कि अगर मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, तो मैं वेटिंग स्टेट में रहूँगा जब तक कि कोई मुझे आके इन्फॉर्म नहीं करेगा कि, जैसे अगर हम किसी शादी फंक्शन में गए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग किसी फंक्शन में गए,